हेलो एवरीवन। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक चल रही थी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति। इसमें हम एक चैप्टर कर चुके हैं, तो आज हम करने वाले हैं हमारा दूसरा चैप्टर, इरा ऑफ वन पार्टी डोमेन्स, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा विषय है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इरा वन पार्टी डोमेन्स। तो इसमें हमारे ये टॉपिक है जो हम इस कंप्लीट पीडीएफ में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो आपको यहाँ पर काम करवाया जा रहा है तो वो हमारे से चेक भी करवाइए। हमारे पर्सनल नंबर के ऊपर आप मैसेज कीजिए ताकि हम इंश्योर हो सकें आप सभी जो है काम कर रहे हो। तो हमारे ये टॉपिक हैं, इनके ऊपर हम चलते हैं। तो सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की जो चुनौतियां थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो इसमें हम आज इन तीन टॉपिक को पढ़ेंगे। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, पहले तीन चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व और कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। तो इस वीडियो में हम ये तीन बातें, तीन पॉइंट जो है करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम आज़ाद होते हैं तो आज़ादी में सभी लोगों ने भाग लिया। तो भारत में सबसे बड़ी चुनौती यही थी, भारत में डेमोक्रेसी कैसे स्थापित की जाए। तो लोकतंत्र को स्थापित करना ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था भारत के लिए। तो क्योंकि सभी लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। तो इस स्वतंत्रता संग्राम की ये प्रतिबद्धता थी, ये जिम्मेवारी थी। जो हमारे नेता हैं वो एक लोकतंत्र रास्ते से चुनकर आएँ और जनता के लिए काम करें। तो जैसे ही हम आज़ाद होते हैं तो वैसे ही भारत में डेमोक्रेसी जैसे शुरू होती है तो सत्ता और प्रतिस्पर्धा जो है ये नेताओं में शुरू हो जाती है। और और हम यही चाहते थे जितने भी जो नेता हमारे चुन के आए तो वो लोकतंत्र के रास्ते से चुनकर आएँ और भारत के ऊपर शासन करें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा है जिसका यहाँ पर राज चलता है, तो हमारे यहाँ पर संविधान का राज चलता है। संविधान में लिखे हुए जो आर्टिकल हैं उन्हीं के आधार पर भारत में शासन किया जाता है। तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1949 को जो है उसका कुछ भाग जो है बनकर कुछ भाग उनको हमने शासन में शामिल कर लिया और कंप्लीट हमारा जो संविधान है वो 24 जनवरी 1950 को इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अपने पूरी तरह से संविधान को हमने लागू कर लिया। तो इसी दिन को जो है हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके अनुसार के संविधान के जो नियम हैं उनके नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार जो है भारत में जो सरकारें हैं वो निर्वाचित की जाती हैं और भिन्न प्रकार के जो विभाग चलते हैं या विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं चलती हैं वो इन्हीं नियमों के आधार पर चलती हैं। तो आगे भारत में डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए एक बड़ी चुनौती थी, निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं। तो निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जैसे चुनाव आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग कहा गया, जिसका गठन 1985 में जनवरी 1950 में हुआ। और इसके पहले चुनाव आयुक्त थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कई बार इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये वो आदमी है सुकुमार सेन। तो भारत में पहला आम चुनाव 1950 में तय किया गया, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी नहीं थी चुनाव को लेकर, तो जिसकी वजह से इस चुनाव को जो है थोड़ा स्थगित करना पड़ा, आगे पोस्टपोन करना पड़ा। और भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये चुनाव आयोग के सामने कुछ समस्याएं थी। चुनाव आयोग जो है उनके सामने टास्क यही था,
एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है आम चुनाव करवाया जाए। तो ये इतना आसान काम नहीं था। और चुनाव करवाने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना ज़रूरी था, मतदाता सूची, बहुत सारे काम थे जो इनको करने थे, तो तभी चुनाव हो सकता था। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो है चुनाव लेट हुआ था। और लगभग 40 लाख नए नाम दर्ज करने थे। स्पेशली महिलाओं को जो है जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो चुनाव का अधिकार दे दिया जाता है। तो लगभग 40 लाख के आसपास महिला वोटर थे, तो उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज करना था। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था जिसकी वजह से भी जो है चुनाव थोड़ा डिले हुआ। मतदाता जो है महज इसमें जो है 15% लोग जो है साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। तो ये भी एक सोचनीय बात थी। भारत का जो लिटरेसी रेट है वर्तमान स्थिति में क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस वजह से भी जो है ये भी एक भयंकर समस्या थी, क्योंकि चुनाव के तरीके को जो है समझना इतना आसान रखना पड़ेगा ताकि हर कोई उसको उस तरीके को जो है समझ पाए। तो चुनाव करने का जो मतदान करने का जो तरीका होगा उसके बारे में उसको क्या रखा जाए ताकि आम जनता के समझ में आ जाए। और चुनाव आयोग करवाने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारी और चुनाव कर्मी चाहिए थे, और जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो। तो ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था जिसकी वजह से जो है चुनाव डिले हुआ। चुनाव 1 वर्ष जो है उनका समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयोग को लेना पड़ा। तो पहले चुनाव के समय भारत में 17 करोड़ जो है मतदाता थे। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले चुनाव में जो है कितने लोग जो है मतदान करने वाले थे, और इन्होंने जो है 3200 के आसपास जो है विधायक और 489 इतने सांसद जो है चुनने थे। तो ये इतना आसान काम नहीं था। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं थी जो चुनाव को लेकर थी। तो यूरोप में जो है इस बात की भी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। भारत जो है एक दिन पछताएगा जो इन्होंने कम साक्षर लोगों को और महिलाओं को जो है वोट का अधिकार दिया है। तो इस बात को लेकर हिंदुस्तान की पूरे विश्व भर में जो है आलोचना हो रही थी। तो इसे हम सार्वभौमिक मताधिकार का जो मामला है, सार्वभौमिक मतलब उसमें स्त्री पुरुष किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में जो भी 21 वर्ष जिसकी आयु जो है पूरी हो चुकी है तो वो भारत में चुनाव में हिस्सा ले सकता है, तो वो वोट कर सकता है। तो सार्वभौमिक मताधिकार की विश्व स्तर पर काफ़ी आलोचना हो रही थी। एक पत्रिका थी जो विश्व स्तर की थी, ऑर्गेनाइज़र। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे कि और पछताएंगे भारत में सार्वभौम मताधिकार जो है असफल रहा। तो ये बातें जो है लिखी गई थी ऑर्गेनाइज़र इस पत्रिका में। और इन्हीं वजह से ताकि जो है एक सक्सेसफुल चुनाव हो सके तो चुनाव जो है 2 बार स्थगित करना पड़ा। तो जो चुनाव है 1951 में अक्टूबर में होना था, वो फरवरी 1952 में हुआ। फरवरी 1952 में हुआ था। तो भारत में पहला चुनाव कब हुआ था तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट 1951 को टिक कर देते हैं। तो ये भारत में पहला चुनाव जो है 1952 में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर है। आप अपनी एनसीईआरटी में भी चेक कर लेना। तो भारत में पहला चुनाव कब हुआ था, लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिला है। तो जब भारत में चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो भारत का एक न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, आज भी चल रहा है। तो इसने ये बात लिखी थी, भारतीय जनता ने विश्व इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बढ़िया प्रयोग किया, बखूबी जो है उसको अंजाम दिया है। तो भारत एक सफल तरीके से इस चुनाव को संपन्न करा पाया है। तो ये इस बात को जो हिंदुस्तान टाइम्स ने रिप्लाई में लिखा था। तो आगे वाला हमारा जो टॉपिक है, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो पहले 3 चुनाव में जो है कांग्रेस जो है किस तरीके से सत्ता में रहती है, तो उस बात को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो आगे वाला विषय है, टॉपिक है,
पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का जो प्रभुत्व है, सत्ता उनके हाथ में रहती है। तो क्या होता है, तो जैसे ही हम आज़ाद होते हैं तो पहला चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। और इस जीतने का कारण यही होता है, जो कांग्रेस पार्टी है इसको कंप्लीट पूरे भारतीय लोग जानते हैं और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इस पार्टी के बैनर को यूज़ किया गया है। तो सभी लोग जो है इस पार्टी को जानते हैं और इसीलिए ये पार्टी जो है आ, उस स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की वजह से जीत जाती है। और तब के दिनों में ये एकमात्र ही पार्टी थी, ये भी एक बड़ा कारण था जिससे का संगठन जो है पूरे देश भर में था। और खुद जवाहर इनके जो है एक ऊंचे कद के कदावर नेता थे, खुद जवाहरलाल नेहरू। तो जिसने जो है भारतीय राजनीति में जो है काफ़ी, इससे पहले के इतिहास में काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। तो जिसकी वजह से जो है इस नेता को आ, वोट मिलने तय थे। तो इसलिए आ, पहला चुनाव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से जी जाती है। और उसके बाद है इसमें जो है 364 सीटें जो है ये कांग्रेस पार्टी अचीव कर पाती है और टोटल सीटें थी 489। इतनी ये क्वेश्चन आ जाता है पहले लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें थी, तो ये आपका आंसर रहेगा 489। और कांग्रेस ने कितनी जीती थी, 364। तो इतनी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और साउथ भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी और इन्होंने जो है 16 सीटें जीती थी। और ये 16 सीट जीत कर जो विश्व में भारत में दूसरे स्थान पर ये पार्टी रही थी। और लोकसभा के चुनावों के साथ साथ विधानसभा के चुनाव जो करवाए गए उसमें भी कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी भारी जीत से जो है जीत उन्होंने दिखाई। तो राज्यों में भी सरकारें कांग्रेस पार्टी की ही बनी। इस तरह से पूरे राष्ट्र और प्रांत के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी का शासन हो गया। और उम्मीद के मुताबिक ही जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रधानमंत्री बने। और इसी तरह ही 1952 और 62 के बीच में लगातार कांग्रेस पार्टी हावी रही, लेकिन 1962 के बाद के चुनाव में पूरी तरह से बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। तो इनकी विख्याति थोड़ी धूमिल होने लगी। तो ये पहले 3 चुनाव थे, तीनों चुनाव में का रिजल्ट है। तीसरे चुनाव में सरकार तो इसने बना ली थी, लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं, इनका जो है बहुमत जो है खोने लगा। और राज्यों में भी जो है ये पूरी तरह से सरकारें नहीं बना पाई। तो ये तीसरे जो 1962 के चुनाव थे उसमें इनकी सीटों में गिरावट देखने को मिली। अगर हम कांग्रेस पार्टी की प्रकृति नेचर के ऊपर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व का नेचर था, तो सबसे बड़ा कारण ये था इन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से चुनाव में जीतती रही। उसका कारण यही था जो स्वाधीनता संग्राम जो उनको विरासत में मिला था। तो स्वतंत्रता में भाग लेने की वजह से लगातार इनको सफलता मिलती रही। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलनों के को वारिस के रूप में देख रही थी। कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार का इनको बेनिफिट हो रहा था जो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और दूसरी बात, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे देश भर में था। तो इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो मेन नेता थे वो सभी कांग्रेस की उम्मीदवारी से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये भी एक बड़ा कारण था। तो कांग्रेस एक सुसंगठित पार्टी थी, इनके पास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर था। बाकी दल अभी इस बारे में अपनी पार्टी को संगठित करने के बारे में सोच रहे थे और पूरे देश भर में उनको फैलाया जाए, तो इस अभियान में लगे हुए थे। जबकि कांग्रेस के पास ये एक प्लस पॉइंट था, उनके पास पहले ही पूरे देश भर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्शन को लेकर। तो पूरे देश भर में उनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और एक संगठित तरीके से ये पार्टी चल रही थी। तो जबकि दूसरी पार्टियां अभी इस तरफ नहीं बढ़ पा रही थी। अब कांग्रेस पार्टी का जो सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन का जो स्वरूप था उसके ऊपर हम बात करते हैं।
तो कांग्रेस पार्टी में जो जितने भी जन आंदोलनों में भाग लेने वाले लोग थे वो इस पार्टी में लगभग शामिल थे, और जिसकी वजह से इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया इस राजनीतिक पार्टी में, तो या इसके बैनर का यूज़ किया गया, तो वो एक प्लस पॉइंट तो इस पार्टी को रहेगा, जिसकी वजह से राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर इनका एक दबदबा कायम रहा। अब कांग्रेस पार्टी जो अन्य प्रकार के सामाजिक जो लोग थे, तो उनमें परस्पर जो विरोधी लोग थे, विरोधी विरोधी हितों वाले लोग थे या अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग थे, उनको भी इन्होंने जो है एक साथ पार्टी में रखा, एक ही छाते में रखा। और अब कांग्रेस पार्टी में किसान, उद्योगपति, शहरी ग्रामीण मजदूर, आ, अमीर गरीब सब, उच्च निम्न जाति के वर्ग के लोग सभी शामिल थे। तो इसके अलावा कांग्रेस जो पार्टी है उसमें अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग थे जो आपस में ही उलझ सकते थे, तो जिसकी वजह से आगे कांग्रेस पार्टी जो है अलग अलग खेमों में बंट भी जाएगी। तो ये इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की प्रकृति थी। तो उम्मीद करता हूँ ये हमने तीनों टॉपिक जो है कर लिए हैं, तो तीनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो इसके बारे में इन तीन टॉपिक को आज कर लीजिए। तो आगे वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।